हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये जो पेपर है आपका, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये पेपर चलता है, समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें लखनऊ में ये बीएड 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपका समकालीन भारत एवं शिक्षा का। इसके आज हम लोग टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, देन ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बहुत आसान भाषा में इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक शिक्षा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा का अर्थ समझेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक शिक्षा का अर्थ समझते हैं। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। यानी कि वेद क्या कहते हैं, वेदों के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा का मतलब क्या है, ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्या ग्रहण करना, विद्या की प्राप्ति। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की खोज है। ज्ञान की खोज करना, अपनी आत्मा की खोज करना, ब्रह्म परम सत्य की खोज करना, यही तो शिक्षा है, यही तो ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति और आत्मबोध है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मा की अनुभूति करना, आत्मबोध यानी कि आत्मज्ञान, अपने आप का चिंतन, अपने आप को जानना समझना, अपनी गहराई को समझना, अपनी आत्मा का बोध करना। कहने का मतलब सीधी भाषा में अपने आप को जानना है ना, यही आत्मबोध है, यही आत्मानुभूति है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुंचने का एक सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोश माना गया है। क्या माना गया है? वेदों को समस्त ज्ञान का एक कोश माना गया है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है कि जो शिक्षा है इसी से मोक्ष की प्राप्ति भी मिलेगी, ऐसा वेदों में माना गया है। और कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, एक तो परा, दूसरी अपरा में बांट दिया गया। अब जो परा विद्या है और अपरा विद्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि सिर्फ एक ब्रह्म ही सत्य है। ये जो हमारा भौतिक जगत है, जो लौकिक जगत है, यह झूठा संसार है। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये परा का अर्थ है। परा का अर्थ क्या है? जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति परा विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कि ईश्वर से कनेक्ट कराने का काम परा विद्या में कराया जाता है, ऐसे समझिए। अपरा का अर्थ क्या है? समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल परा विद्या पर दिया जाता था। देखिए, जो अपरा विद्या थी, इसका ज्ञान हमारी समाज, संस्कृति, सभ्यता, देश, जो हमारा लौकिक जगत है, भौतिक जगत है, इसका ज्ञान देना अपरा विद्या के अंतर्गत आता था। लेकिन वैदिक काल में ज़्यादातर फोकस किस पर था? परा विद्या पर, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान पर। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना था। जो वेदकालीन शिक्षा थी, उसका मतलब क्या था? उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से इनको डेवलप करके इन पावर्स को और मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाए। ठीक है, ये हमारी वेदकालीन शिक्षा हो, यानी वैदिक शिक्षा का अर्थ हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारी वैदिक शिक्षा है, इसके प्रमुख गुण क्या क्या थे। वैदिक शिक्षा के जैसे गुण आपका इसमें निःशुल्क शिक्षा थी। शिक्षा कैसी थी? वैदिक शिक्षा में आपकी वैदिक काल में जो आपकी शिक्षा थी वह निःशुल्क थी।
वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, है ना। और शिष्यों के आवास, भोजन और वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह की जो व्यवस्था थी वो भी निःशुल्क हुआ करती थी, है ना। अच्छा, इन पर जो खर्च होता था उसकी पूर्ति कहाँ से होती थी? उसकी पूर्ति समाज के जो संपन्न वर्ग होते थे, जो धनी लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, है ना, उनके द्वारा जो भी दान दिया जाता था या भिक्षा मांग करके जो लाते थे, गुरु दक्षिणा से जो भी होता था, है ना, जो भी गुरु दक्षिणा में लोग दे जाते थे, वो जो धन होता था उससे इन सब चीज़ों की पूर्ति हुआ करती थी। आज भी संसार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क ही है ना। तो ये वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या था? वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा से संबंधित उन समस्त पक्षों पर विचार करती है जिनका सामना मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर करना पड़ता है। इसका स्वरूप व्यापक होता है। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी छात्रों को आलस न करने की शिक्षा दी जाती थी। वे जीवन में अन्य कार्यों को करते हुए भी निरंतर ज्ञान का अर्जन करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा पद्धति से संबंधित भी उन सभी पक्षों पर विचार किया जाता है जिनसे व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, एक विद्यालय की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन अब जीवन के हर एक स्टेप पर भी हम सीख रहे हैं। यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि यह शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने के साथ उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी विकास करती है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। आगे बढ़ते हैं। उत्तम और प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम और प्रभावी विधियों का विकास किया, जिनमें आपकी जैसे व्याख्यान विधि है, अनुकरण विधि है, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श और विश्लेषण विधि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तर्क, प्रयोग एवं अभ्यास तथा नाटक और कहानी विधि, ये सभी उसमें प्रमुख हुआ करती थी। गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन था। वैदिक काल में गुरुकुलों के कठोर नियमों का गुरु एवं शिष्य दोनों ही पालन करते थे। कठोर नियम हुआ करते थे जिनका पालन शिष्य को भी करना होता था, गुरु तो करते ही थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। वे गुरुओं के आदर्श, आहार विहार, आचार विचार का सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता था, क्योंकि आज भी हम लोग विद्यालय में, कॉलेज में अपने गुरुओं को आदर्श मानते हैं। हालांकि अब तो बहुत कम हो गया, है ना। उनको आदर्श, आज भी बच्चे जो हैं अपने टीचर को कॉपी करते हैं, नहीं बड़े स्तर पर, उच्च यानी कि कॉलेज में नहीं, विद्यालय तक तो करते हैं, अपने टीचर को आदर्श मानते हैं और जैसा उनका बोल चाल, भाषा या जो भी पहनावा होता है उसको हम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनका सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता है, आज भी पड़ता है। टीचर का प्रभाव बालक पर पड़ता है। फलस्वरूप गुरु एवं शिष्य दोनों ही सादा और अनुशासित जीवन जीते थे। ये तो क्वालिटीज हो गई। क्या? एक तो निःशुल्क शिक्षा थी, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उत्तम और प्रभावी शिक्षण विधियों का भी विकास हुआ वैदिक काल में। गुरु और शिष्यों का जीवन बहुत ही अनुशासित था। इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको रटना तो है नहीं, एग्जाम आपका, जैसे कहने का मतलब है सब्जेक्टिव हो रहा है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में सब रटा हुआ हम लिखते नहीं हैं। आप इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे, इसमें 4-6 लाइनें हम अपने आप से बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। संस्कृत का प्रसार परीक्षण हुआ, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था थी, बाहरी नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त शिक्षा थी, ये सब, और धर्म और सामाजिकता का एक संबंध था। ये सब पॉइंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष थे। देखिए क्या इसकी लिमिटेशंस है। पहली बात तो दोष ये है कि शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं के अर्थात व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। ओके, परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप स्वरूप नहीं विकसित हो पाया। फिर से देखिए, वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं के अर्थात व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं विकसित हो पाया। जन शिक्षा की अवहेलना
स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई और शिक्षा में समान अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। ये इसके दोष थे, ये इसमें कमियां थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा पाठ्यक्रम था वो व्यवस्थित नहीं था, एक सीक्वेंस में नहीं था जिस तरीके से आज होता है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ना है, सारा कुछ फिक्स है ना, एक व्यवस्थित ढंग से दिया जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ओके, पाठ्यक्रम हमारा इरेगुलर था, कैरिकुलम। ओके, वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठचर्या अलग अलग हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात, रटने पर अधिक बल था क्योंकि लेखन सामग्री की उपलब्धता नहीं थी। तो जो गुरु बोल रहे हैं, जिन मंत्र का उच्चारण बोल रहे हैं, जो उसी का उच्चारण बालक को करना होता था। जो भी शिक्षा गुरु दे रहा है, लिखने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो सीधा तुरंत रटवाने पर फोकस था कि बस तुरंत रट लो, नहीं तो भूल जाओगे। इसका एक कारण शिक्षा पर किसी तरह का बाहरी नियंत्रण न होना भी था, जबकि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठचर्या का पूर्व निश्चित होना अधिक अच्छा होता है। शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था, यानी कि रट्टाफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। शूद्रों की शिक्षा की भी उपेक्षा हुई। ओके, देखिए, भारत में शूद्रों को बहुत ही नीच दृष्टि से देखे जाने के कारण, हेय दृष्टि से देखे जाने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से भी वंचित रख करके उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया, शूद्रों के प्रति। ओके, जनसाधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा हुई। ये भी इसका दोष था, एक कमी थी वैदिक शिक्षा की। उत्तर वैदिक काल में वर्ण के हिसाब से कर्म की शिक्षा देना और शूद्रों को उनके अधिकार से वंचित कर देना ही जन शिक्षा का विरोधी कदम था। यही क्या था? जन शिक्षा का एक विरोधी कदम था। जबकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में एक निश्चित स्तर तक सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बेशक होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था न किए जाने से भी स्त्री शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई और स्त्री शिक्षा के महत्व को नकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। धर्म को अत्यधिक महत्व और विचार स्वतंत्रता का अभाव था। देखिए क्या हुआ, वैदिककालीन शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ज़्यादा फोकस किस पर था? धर्म पर। शिक्षा की संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों पर आधारित होने के कारण शिक्षा के विषय, उद्देश्य व पाठ्यक्रम का निर्धारण धर्म के अनुसार ही किया जाता था, जिसमें छात्रों का अधिकांश समय धर्मशास्त्रों के अध्ययन और कर्मकांडों में ही बीत जाता था। धर्म को इतना अधिक महत्व दिए जाने के कारण ही उनमें ये प्रवृत्ति विकसित हो गई थी कि धर्मशास्त्रों में लिखी बातें ही पूर्णतः सत्य हैं, अतः इन्हीं के अनुसार निष्काम कर्म करने और अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण ही छात्रों में विचार स्वतंत्रता का अभाव था, यानी कि उनके विचार पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा? आपने वैदिक शिक्षा का अर्थ समझ लिया, आपने इसमें वैदिक शिक्षा के गुण समझ लिए और उसके दोषों को समझ लिया। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या थी? देखिए, एक क्वेश्चन आपको वैदिक शिक्षा से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको बौद्ध शिक्षा से भी मिलेगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली, देखिए बौद्ध शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं आदर्शों पर प्रकाश डालिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से ही लिया जाता था, यानी कि जो बौद्ध शिक्षा थी वो मठों और विहारों में दी जाती थी। ओके, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। बौद्ध, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो की लाइंस होती हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में। बाकी चीज़ें तो आप अपने आप बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा होती है जिसमें आप अपने स्वयं के विचार रखते हैं, जिसमें आप आंसर को बना करके भी लिखते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था आंसर को बना कर कैसे लिखें। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे आंसर को बना कर कैसे लिखें, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया हुआ कि कैसे आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को जो आपको नहीं आ रहा है, कैसे आप उसको बना करके लिख सकते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना और दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही
बोध है यही तो ज्ञान है, वास्तव में यही बौद्ध शिक्षा की, बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। शिक्षा दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा दुखों का ज्ञान और दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। अष्टांगिक जो मार्ग है उसमें आपका क्या क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये अष्टांग मार्ग होता है। जब इसका बोध अथवा अनुभूति होती है और इससे मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, वही शिक्षा कहलाती है। हमारे नोट्स देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमने दिया है। अतः शिक्षा व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाले और सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। क्या? पॉइंट को ध्यान रखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध यानी कि अपनी आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। निर्वाण की अवस्था तक शिक्षा प्रक्रिया ही पहुंचाती है। निर्वाण की अवस्था तक शिक्षा प्रक्रिया ही पहुंचाती है। ये निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है? निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है, देखिए, निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या है? बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते हुए समाधि लेना, यही निर्वाण प्राप्ति कहलाता है। शिक्षा द्वारा ही शील, समाधि और ज्ञान प्रज्ञा प्राप्ति जैसे गुणों का विकास होने से अविद्या का नाश होता है और अतः इस काल में शिक्षा का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाने लगी थी। अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ उद्देश्य और आदर्श हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श इस प्रकार है। पहला है व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसमें उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार का विकास सम्मिलित था। सुनिए मेरी बात। और क्या था कि गुरु छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। ये भी पॉइंट आप उसमें बढ़ा सकते हैं। जो गुरु थे वो छात्रों को व्यक्तिगत भी शिक्षा देते थे, सामूहिक भी देते थे। छात्रों को स्वयं का विकास करने के लिए अनेक अवसर भी दिए जाते थे। वो छात्रों में परस्पर संपर्क से भी अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे, बालक करते थे। चरित्र का निर्माण की अगर बात करें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, इस काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के चरित्र निर्माण हेतु उन्हें प्रारंभ से ही बौद्ध मठों और विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था। कितने नियमों का? 10 नियमों का पालन कराया जाता था और सादा जीवन जीने और एक आदर्श व्यवहार, एक विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित भी किया जाता था। बुरे कामों से दूर रखा जाता था। इसी कारण क्या हुआ? बौद्ध धर्म में सबसे अधिक आत्मसंयम, करुणा और दया को महत्व दिया जाना था। ठीक है, बौद्धियों की दृष्टि से इन गुणों का पालन करने वाला ही चरित्रवान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। बौद्धकालीन शिक्षा में धर्म का स्थान सर्वोपरि होने के कारण बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ ही अन्य मुख्य धर्म व दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। शिक्षा को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था और फिर इसके 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि में प्रशिक्षित भी किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा भी बालकों को दी जाती थी। इस शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों को सांसारिक तथा व्यावहारिक ज्ञान देने की भी व्यवस्था थी। कैसी? सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान देने की भी व्यवस्था थी, जिससे वे जीवन में प्रवेश कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। क्योंकि बौद्ध दर्शन में मनुष्यों को संसार से विमुख होने की अपेक्षा उसे संसार के दुखों से बचने का उपदेश दिया गया है। ओके, अतः छात्रों के लिए कृषि पशुपालन, कला कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में विकास हेतु इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था मठों और विहारों में की गई थी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी की बात करें तो बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग जो अभी हमने पीछे पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत बताए जाने वाले आचरण संबंधी विषयों में सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को प्रधानता दी गई है। व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा किसको? सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को प्रधानता दी गई है, जिससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। और बौद्ध दर्शन के साथ ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी नैतिक आचरणों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में शिक्षकों के लिए भी आचरण मार्ग का सूत्र दिया। शिष्य द्वारा गुरु के आदर्शों का अनुसरण करने से नैतिक आचरणों का विकास होता है, ऐसा बौद्ध शिक्षा में कहा गया। अब पॉइंट हमारा आता है निर्वाण प्राप्ति क्या है, जैसा अभी हम आपको बता रहे थे। और जो निर्वाण है इसको इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते हुए समाधि लेना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण के लिए जीवन में उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, शुद्धता, त्याग, तप, बलिदान, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का होना बहुत आवश्यक था। अतः बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है। और बौद्ध धर्म में क्या था कि जो भिक्षु थे वो एक विशेष प्रकार का अत्यधिक सादा पहनावा धारण करते थे, उसे चीवर कहा जाता था। एक विशेष प्रकार का जो पहनावा धारण करते थे शिष्य, उसे चीवर कहा जाता था। वे भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर सादा भोजन करते थे, पेड़ों के नीचे भूमि पर सोते थे। ये सब उनकी क्वालिटीज़ थी, उनकी विशेषताएं थी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमने ये समझा कि बौद्ध शिक्षा क्या होती है, बौद्ध शिक्षा के आदर्श क्या हैं, या अगर आपसे पूछ ले बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं तो भी आप ये लिख देंगे, ठीक है। विशेषताएं पूछ ले, आदर्श, उद्देश्य पूछ ले, तब भी आप यही लिखेंगे जो आपने इसमें पढ़ा है उद्देश्यों में। अब बात करेंगे मकतब और मदरसा पर टिप्पणी लिखिए। मकतब और मदरसा को समझते हैं। देखिए मकतब क्या है, ये आपका टॉपिक कहाँ मिलेगा? ये जो आपका मध्यकाल है उसमें ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है। मध्यकाल या जैसे जो उसको मुस्लिम शिक्षा जिसको कहते हैं, ये उसमें आपको टॉपिक मिलेगा मकतब और मदरसा का। देखिए समझिए, मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उसने लिखा। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उसने लिखा, अर्थात वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है वह आपका मकतब कहलाता है। मुस्लिम काल में ये मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। मुस्लिम काल में क्या था, यानी कि मध्यकाल में क्या था, ये जो आपके मकतब होते थे इनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इन मकतबों में शिक्षा निःशुल्क थी, कोई चार्ज नहीं पड़ता था, और हिंदू बालक भी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ऐसी सुविधा थी, ऐसा, ठीक है। अच्छा, मकतब में ठीक है शिक्षा तो होती थी, लेकिन उनमें एडमिशन कैसे मिलता था, प्रवेश कैसे होता था, आइए इसको समझते हैं। वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए प्रवेश के समय प्रचलित उपनयन और प्रव्रज्य संस्कार की भांति ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह खानी की परंपरा के बाद शुरू होता था। जिस प्रकार से आपकी वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार, बौद्ध शिक्षा में प्रव्रज्य संस्कार होता था, उसी तरीके से मुस्लिम काल में जब बच्चा विद्यालय जाता था, एडमिशन लेता था, तो उसका एक संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह नामक रस्म उससे अदा कराई जाती थी, यानी कि बिस्मिल्लाह नामक रस्म होती थी। इसमें होता क्या था, यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब बालक विद्यालय जाता था और तभी ये रस्म होती थी। इस परंपरा के अनुसार बालक को नए वस्त्र पहनाए जाते थे। सभी जितने भी संबंधी होते थे, चाचा या ताऊ या जो भी पड़ोसी हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, वो लगभग एकत्र होते थे, इकट्ठा होते थे, फिर ये रस्म होती थी। मौलवी साहब कुरान शरीफ के 55वें व 87वें अध्याय से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे। बालक उन्हें दोहराता था। अगर बालक ये आयतें नहीं दोहरा पा रहा था तो फिर उसका सॉल्यूशन ये था
कि बालक से सिर्फ ये कहा जाता था, उससे बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त था। बालक से कहा जाता था कि बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाह कहो, बालक को सिर्फ बिस्मिल्लाह का उच्चारण करना होता था। इस प्रकार विधिवत बालक की प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता था, उसको एडमिशन मिल जाता था, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। पाठ्यक्रम क्या था मकतब में? देखिए, मकतब में बालकों को प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान अर्थात लिपि ज्ञान कराए जाने के बाद कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। इसके साथ ही कुरान शरीफ का 30वां भाग लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीनवीशी पढ़ाई सिखाई जाती थी। कुरान शरीफ की आयतों के साथ ही उन्हें इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। बच्चे के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेर मादी की प्रसिद्ध पुस्तकें, किसकी? शेर मादी की जो फेमस बुक्स हैं, गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी। लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, सिकंदरनामा आदि काव्यों का ज्ञान भी बालकों को कराया जाता था। आइए, हमने मकतब समझ लिया, अब मदरसा समझते हैं। मदरसा जो शब्द है यह अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। चूँकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, इसलिए इसको मदरसा कहा गया। अतः उन स्थानों को जहाँ इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे आधुनिक महाविद्यालयों के समानार्थी ही उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि जिस तरीके से आज हम लोगों के डिग्री कॉलेज हैं, उसी तरीके से पहले मदरसे डिग्री कॉलेज के समान हुआ करते थे। जैसे आज आप स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम काल में, मध्यकाल में मकतब की शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा मदरसे में जाता था, जो उसके लिए महाविद्यालय के समान थे। ओके, ये आजकल के जो पहले मदरसे हुआ करते थे आजकल के डिग्री कॉलेज के समान थे। बात समझ में आ गई। मकतब में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र मदरसे में प्रवेश लेते थे। ये मदरसे अक्सर राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट, मुर्शिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त अर्जित की थी। मदरसे में पाठ्यक्रम क्या होता था? इस शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। इसका पाठ्यक्रम अति विस्तृत और पाठचर्या को धार्मिक और लौकिक 2 भागों में बांटा गया था। लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अरबी, फारसी, साहित्य एवं व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, गणित, चिकित्सा शास्त्र, कृषि और ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था। और इसके अतिरिक्त मदरसों में वास्तुकला, चित्रकला तथा संगीत की भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा की बात करें तो धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी और उनका सूक्ष्म व आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों और इस्लामी इतिहास, कानूनों, सिद्धांतों, परंपराओं का अध्ययन भी करना पड़ता था। ये सभी शिक्षा आपकी मदरसे में दी जाती थी। तो आपने इस क्वेश्चन में मकतब और मदरसे को ठीक तरीके से समझ लिया। अगर आपसे मकतब और मदरसे में अंतर भी पूछ ले तो वो भी आप इससे लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं। अब क्वेश्चन कहता है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 को अब यहाँ पे हम जानेंगे। क्वेश्चन कहता है, देखिए, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 की बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उसने तत्कालीन शिक्षा के दोषों को भारतीय जनता के सम्मुख रख करके अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। तथा हुआ क्या, अब इसका कुछ संख्यात्मक दोष था और कुछ इसके गुणात्मक दोष भी थे। आइए इनको समझते हैं। तो ये जो उन्होंने जो है इस प्रस्ताव में जो उसने तत्कालीन शिक्षा के दोषों को भारतीय जनता के सम्मुख रख करके अपनी जो शिक्षा नीति की घोषणा की थी, उसमें कुछ संख्यात्मक दोष भी थे। संख्यात्मक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों के विषय में प्रस्ताव में लिखा गया कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष
सर्वविदित हैं, यानी कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके दोष, उसकी कमियां, उसके अवगुण सभी को पता हैं। 5 में से 4 गाँव में कोई विद्यालय नहीं है, 4 में से 3 बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही, 40 में से केवल 1 बालिका किसी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये तो संख्या के रूप में इसके क्या हो गए, दोष हो गए, कमियां हो गई। अब गुणात्मक दोष देखें इसके। गुणात्मक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित दोषों की ओर संकेत किया गया। नंबर 1 तो पाठ्यक्रम पूर्ण रूप में साहित्यिक है, परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो परीक्षाओं पर है। अंग्रेजी की शिक्षा को प्रमुख स्थान देकर के भारतीय भाषाओं की अवहेलना की जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की बुद्धि का कम और स्मृति का अधिक विकास किया जाता है। ये इसके गुणात्मक दोष हो गए। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी ये उसके गुणात्मक दोष हो गए। अब ये जो प्रस्ताव था इसका भारतीयों के द्वारा जो विरोध हुआ, आइए उसकी बात करते हैं। सरकारी प्रस्ताव में लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का सजीव चित्र अंकित किया और शिक्षा के प्रसार और समुन्नत के लिए अभिनंदनीय सुझाव भी दिए थे। किंतु इस नीति का जो अनुगमन था, यानी कि इस नीति का अनुगमन करके अपने कार्यों को संपादित करना चाहता था, उसके प्रति भारतीयों को शंका थी। A.N. बसु का स्टेटमेंट है कि यदि रोग का निदान ठीक था तथापि प्रस्तावित औषधि न तो उपयुक्त थी न सामयिक। हालांकि रोग का निदान कहने का मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन तो ठीक था, लेकिन जो प्रस्तावित औषधि है ना तो वो उचित थी, ना तो कहने का मतलब है सामयिक थी, समय के अकॉर्डिंग। लॉर्ड कर्जन ने जो बातें कहीं उनमें से अनेक सत्य थी, किंतु जिस विधि से वह सुधार करना चाहता था उससे शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्क में गंभीर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह जिस विधि से सुधार करना चाहता था उससे जो शिक्षित भारतीय थे उनके मस्तिष्कों में एक डाउट पैदा हुआ, एक स्थिति उत्पन्न हुई। वे ये समझे कि इस सुधार कार्य में कोई गहरी राजनीतिक चाल छिपी हुई है। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कर्जन की क्या शिक्षा नीति थी, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कर्जन की क्या शिक्षा नीति थी। देखिए समझिए, विश्वविद्यालय के संबंध में कर्जन की शिक्षा नीति को समझने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पर पुनः अगर एक नज़र डालें तो उसे पता चलता है कि कर्जन विश्वविद्यालय के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, परंतु वह प्रचलित प्रणाली को पुनः संगठित करके उसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उनकी शिक्षा नीति के कारण ही विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ऊंचा भी हो पाया। प्राथमिक शिक्षा और कर्जन की शिक्षा नीति क्या कहती है? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उदार थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विषय में अव्यक्त उदार विचार प्रस्तुत किए। अव्यक्त, जिनको प्रकट नहीं किया, ऐसे उदार विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने शिमला सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षा से मेरा तात्पर्य जनसाधारण को मातृभाषा की शिक्षा देना है। उन व्यक्तियों में से एक हैं जो ये समझते हैं कि सरकार ने इस दिशा में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। ऐसा जो है प्राथमिक शिक्षा के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा। माध्यमिक शिक्षा और कर्जन की शिक्षा नीति की बात करेंगे। देखिए, कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में नई शिक्षा नीति अपनाई। इसमें संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि की और तटस्थता के स्थान पर नियंत्रण की बात कही गई। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता था और ये शर्तें इस प्रकार थी, जैसे विद्यालय की प्रबंध समिति भली भांति सुसंगठित होनी चाहिए, विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन और शिक्षा आदि के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय की स्थापना आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, विद्यालय से लिया जाने वाला शुल्क किसी अन्य विद्यालय को हानि ना पहुंचाए, विद्यालय की प्रबंध समिति की आर्थिक दशा ठीक हो। ये माध्यमिक शिक्षा के बारे में कर्जन की शिक्षा नीति थी। विद्यालय में रखे जाने वाले अध्यापक चरित्रवान और अपने कार्य के प्रति रुचि रखने वाले हों। ऐसा जो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहती है। तो ये हमने समझ लिया कि लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी 1904 वह क्या है। अब बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ठीक है, ये क्लास इस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। ये नंबर है, यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को समझिए। वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षा, इन विभिन्न नामों से पहचाने जाने वाली गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार अथवा बुनियादी से जुड़ी थी। ये जो बुनियादी शिक्षा है, इसको आप वर्धा शिक्षा योजना कहें, बेसिक शिक्षा कहें, बुनियादी तालीम कहें या बुनियादी शिक्षा कहें, ये सभी नाम हैं इसके। ओके, गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वास्तव में भारतीय जनता की समस्याओं और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया तथा इन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क रखा था। यह शिक्षा व्यवस्था मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि इसमें छात्र की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को भी महत्व दिया गया है। अब जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। देखिए, पहला पॉइंट कहता है शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत है। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि जो शिक्षा है यह हर एक मनुष्य का, प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन होगा, उसका शोषण होगा। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के, जो 7 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा अनिवार्य तो करें ही करें हैं, साथ में निःशुल्क भी करें, कोई फीस, कोई चार्ज ना लिया जाए। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी उनके लिए करनी चाहिए। शिक्षा को आत्मनिर्भर अथवा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत गांधी जी का सिद्धांत था। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे। अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा। यानी कि उनका ये सिद्धांत था कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट मटेरियल था उनसे बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, अपने हाथों से जो भी बना सकते हैं उनको बना करके फिर वो मार्केट में बेचा जाता था ताकि उससे स्कूल या विद्यालय का खर्च निकल सके। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा का जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर भी बल दिया। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत गांधी जी का ही सिद्धांत था। उन्होंने कहा शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया, गांधी जी ने क्या स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। बच्चे मातृभाषा अपने घर से सीख करके आते हैं, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया गया। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित, यानी बच्चा अपने हाथों से कुछ करके सीख के बच्चा आत्मनिर्भर बने। पहला सिद्धांत तो उसका ये था, पहला विचार तो ये था कि बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे कि ये जो कायिक श्रम होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, यही हस्तकौशल का आधार था। तीसरा,
वे सबका उदय करना चाहते थे। वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे। वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। स्कूल में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के हस्तकौशलों पर जोर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ये 5 हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आप में इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आपका जो पेपर है ये समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करेंगे। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो हमारा दूसरा चैनल है एसपी सर क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। अगर आप टेट ग्रेड की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं।